Good morning students, this is Amit Pandey, expert faculty, NTA UGC NET पेपर 1 on विनीत पांडे's प्लेटफॉर्म। तो स्टूडेंट्स आज हमारा टॉपिक है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात समानुपात। बच्चों ये टॉपिक जो है इससे डायरेक्ट क्वेश्चन भी पुटअप होते हैं और DI यानी कि डेटा इंटरप्रिटेशन, इस पर भी इसके अंदर क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। तो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि परसेंटेज और रेशियो का मिक्स क्वेश्चन भी आता है, रेशियो और एज रिलेटेड क्वेश्चन का जो है वो मिक्स आता है क्वेश्चन। तो गाइज शुरुआत करते हैं हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है। तो बच्चों सबसे पहले बात करते हैं रेशियो की। मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम जो टॉपिक हमने कहा रेशियो, ठीक है, जिसे हिंदी में हम लोग बोलते हैं अनुपात। बच्चों ऐसा है कि रेशियो जो है इट्स अबाउट कंपैरिजन, यानी कि तुलना करना। तो अगर हम लोग कंपैरिजन की बात करें, देखिए रेशियो यहाँ पे लिखा है, तो फर्स्ट जो एरो बना के मैं लिख रहा हूँ वो लिख रहा हूँ मैं कंपैरिजन, यानी कि तुलना करना। बच्चों देखो, तुलना जब भी होती है तो किसी एक चीज की तुलना कभी नहीं हो सकती। इफ यू वांट टू कंपेयर समथिंग, आपके पास एटलीस्ट 2 क्वांटिटीज होनी चाहिए सिमिलर चीजों की, कम से कम 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकती है, केवल एक की कंपैरिजन नहीं हो सकती। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बच्चों आपसे कहूं कि मेरी हाइट ज़्यादा है या कम है, तो जब तक मैं किसी से कंपेयर नहीं करूंगा इसको, जब तक मैं किसी और से तुलना नहीं करूंगा, मैं नहीं बता सकता हूं कि मेरी हाइट ज़्यादा है या कम है, समझे। अगर मैं किसी छोटी हाइट वाले, यानी अब छोटा क्यों, क्योंकि मेरे हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, किसी और व्यक्ति से बात करूँ जिसकी ऊंचाई मेरे मुकाबले कम है, तो वो मेरे मुकाबले कम है या मैं उसके मुकाबले ज़्यादा हूँ। इफ़ यू कंपेयर माई हाइट विद ग्रेट खली, ओबियसली ही इज़ टॉलर देन मी। क्यों? क्योंकि आपने कंपैरिजन मुझसे की है। तो कंपैरिजन से ही चीज़ें आती हैं, कंपैरिजन करना है। अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई एक ट्रेन की स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर, नाउ यू विल टेल मी दिस स्पीड इज हायर और लेसर, मतलब ज़्यादा तेज स्पीड है या फिर कम स्पीड है। आप बोलेंगे सर कंपैरिजन करने पता लगेगा। इफ सम अदर ट्रेन इज रनिंग पैरेलली 70 किलोमीटर पर आवर, तो उसके मुकाबले तो वो धीमी है। लेकिन अगर कोई 20 किलोमीटर पर आवर से ट्रेन चल रही है, तो उसके मुकाबले वो ट्रेन ज़्यादा है। तो आप समझ पा रहे हैं कि कंपैरिजन जब भी करना होगा तो आपको एक से ज़्यादा चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी, मोर देन 2 भी हो सकता है, एटलीस्ट 2 होना चाहिए, ठीक है। तो रेशियो में हम लोग बात करेंगे कंपैरिजन, तुलना की। फिर हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, अगर मैं कंपैरिजन पे वापस से बात करूं, मैं कहूं कि भाई किसी की हाइट जो है वो मेरे मुकाबले आती है, अब किसी भी चीज़ की बात करूं, तो मैंने कंपैरिजन अपनी हाइट का उसकी हाइट से किया है। या मैं कहूं कि आपकी जेब में मेरे मुकाबले डबल अमाउंट है, आई एम टॉकिंग अबाउट रुपीज़, तो मैंने इधर भी रुपये यानी सेल्फ भी रुपीज़ की ही बात की है और आपके पास भी रुपीज़ की ही बात की है। कहने का मतलब सीधा सीधा है कि जिनका कंपैरिजन कर रहे हो वो सिमिलर क्वांटिटीज़ होनी चाहिए। अगर मैं अपनी हाइट का कंपैरिजन करूंगा तो किसी की हाइट से करूंगा, पैसे का कंपैरिजन करूंगा तो किसी के पैसे से करूंगा। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि भाई एक आदमी की हाइट का कंपैरिजन दूसरे के वजन से हो रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्लियर हो रहा है ना? तो ये हम लोग बात करते हैं कंपैरिजन। कंपैरिजन हमेशा एक से ज़्यादा चीज़ों में होता है और उनकी यूनिट सेम होनी चाहिए, एक जैसी चीज़ों में तुलना की जाती है, ठीक है भाई। आपने अगर टेम्परेचर का कंपैरिजन करेंगे तो आप बोलेंगे XYZ एग्जाम्पल ले लीजिए, आप कह दीजिए कि भाई मान लीजिए कि जयपुर में दिल्ली के मुकाबले ज़्यादा गर्मी पड़ती है। अगर मैं कहूँ कि आपको जयपुर में गर्मी ज़्यादा पड़ती है या कम पड़ती है, आपके पास एक रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए कि किसके मुकाबले ज़्यादा पड़ती है, ठीक है। तो मैंने टेम्परेचर का कंपैरिजन किया तो दूसरे सिटी के भी टेम्परेचर की ही बात की। मैं ये तो नहीं कहूँगा जयपुर का टेम्परेचर दिल्ली के क्राउड के हिसाब से ज़्यादा है, नहीं। अरे या मैं ये कह सकता हूँ कि जयपुर में क्राउड दिल्ली के क्राउड के मुकाबले कम है, एक जैसी चीज़ों का कंपैरिजन। तो बच्चों थ्योरेटिकल ज्ञान तो काफ़ी हो गया, फटाफट हम लोग बात करते हैं इसमें कि मैथमेटिकली कैसे इसको पढ़ना है। तो सबसे पहले रेशियो यानी कि अनुपात, कंपैरिजन होता है, और कंपैरिजन जब भी होता है तो हम बोलेंगे कि एटलीस्ट 2 सिमिलर यूनिट्स। वैसे डायमेंशंस बोलते हैं, फिजिक्स का वर्ड है, बट कोई बात नहीं, जो भी है कम से कम 2 होनी चाहिए और सिमिलर होनी चाहिए, एक जैसी चीजों में ही कंपैरिजन होता है। क्लियर हो गई बात? अच्छा,
फिर हम आगे बढ़ते हैं बच्चों की रेशो को लिखना कैसे होता है। रेशो देखिए कंपैरिजन है, सारी चीज़ें आपको बता दी, इसको लिखते कैसे हैं बच्चों। तो लिखने का होता है कि इसमें लगाते हैं हम लोग 2 डॉट्स, उन डॉट्स को ही हम लोग बोलते हैं रेशो। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे मैं पूरा आपको डिटेल में बताऊंगा प्यारे बच्चों, इधर ध्यान दो। मान लीजिए कोई भी एक नेम, मैं अपना नेम ले लेता हूँ, मैं कह रहा हूँ कि भाई अमित, ठीक है, और अमित के पास है 10 रुपए, ठीक है। और अगर मैं बात करूं विनीत की, उसके पास है 20 रुपीज, ठीक है। अब मुझे इनका कंपैरिजन करना है, तुलना करनी है, तो मुझे पता है कि भाई विनीत के पास डबल है, ठीक है। भाई हम किसी को कह सकते हैं कि यार मैं, मतलब ज़्यादा अगर हेल्दी है कोई इंसान, है ना मेरी तरह, तो हम किसी भी पतले इंसान को देख के क्या बोलेंगे, मैं तो तेरा डबल हूं। यही बोलते हैं ना कि मैं तेरा डबल हूं, यानी कि अगर वो 1 है तो मैं 2 हूं, अगर वो 2 है तो मैं 4 हूं। अगर मैं कह दूं कि भाई मैं वो किसी का साइज के हिसाब से डबल हूं, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि अगर वो 1 है तो मैं 2 हूं। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो 1 किलोग्राम और मैं 2 किलोग्राम हूं ना। इफ ही इज 10 किलोग्राम आई एम 20, इफ ही इज 20 किलोग्राम आई एम 40। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दिस इज वी टॉक अबाउट कंपैरिजन, दो चीजों का कंपैरिजन। बोल तो सिर्फ इतना रहा हूं कि 1:2, क्यों? क्योंकि मैं उसका डबल हूं। समझ पा रहे हैं? या फिर आप कहते हैं कि भाई किसी में, किसी के मुकाबले डबल माइंड है, आई मीन टू से कि दिमाग बहुत ज़्यादा है, डबल है, तो हम ये थोड़ी कहेंगे उसमें दिमाग बहुत कम है? या मैं कह दूँ भाई मेरे पास तुमसे डबल प्रॉपर्टी है, नहीं है लेकिन मान लो एग्जाम्पल, तो अब कैसे कहेंगे? अगर मैं कहता हूँ आपके पास मेरे से डबल प्रॉपर्टी है, इसका मतलब कि ऐसा नहीं कि मेरे पास 1 है और आपके पास जस्ट 2 ही है, नहीं। अगर मेरे पास 50 है तो आपके पास 100 है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कह दूं कि भाई विनीत के पास अमित के मुकाबले डबल अमाउंट है, तो बिल्कुल सही है, क्योंकि 10 × 2 करोगे तो 20 आएगा। तो बच्चों इसको लिखना कैसे है? इसको लिखना कैसे है? इसको लिखना है इस तरह से कि अमाउंट ऑफ अमित इज टू अमाउंट ऑफ विनीत। देखिए मैंने केवल नाम लिखा है, इज टू बोल दीजिए, रेशो बोल दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अमित के पास पैसे, कंपैरिजन विद विनीत के पास पैसे। आई एम टॉकिंग अबाउट मनी, इधर भी मनी की बात करूंगा, इधर भी मनी की बात करूंगा। ये नहीं कि इधर मैं हाइट की बात करूंगा, इधर मैं मनी की बात करूँ, नहीं, ठीक है। तो मैं यहाँ लिखूंगा कि जहां अमित लिखा है तो भाई कितने रुपए हैं? 10, तो यहाँ लिखेंगे 10, ठीक है। रुपए लिखिए मत लिखिए, दोनों सेम है। रेशो यानी 10 कंपेयर्ड विद 20, या फिर लिख दीजिए 10:20, 10:20। तो जहां विनीत लिखा है वहां 20, जहां अमित लिखा है वहां 10। अब देखिए इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा जाता है बच्चों, इसको फ्रैक्शन में लिखा जाता है, फ्रैक्शन यानी कि अनुपात। तो अनुपात में लिखा जाएगा अमित डिवाइडेड बाय विनीत। एक्चुअल इनका मतलब है अमाउंट ऑफ अमित डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ विनीत इज इक्वल टू, अमित ऊपर लिखा है तो सबसे पहले यहां पे आएगा 10 और यहां आएगा 20। ये रेशो करेक्ट है, बट मैथमेटिकली जब हम पढ़ते हैं रेशो के बारे में बच्चों, तो रेशो होता है सबसे मिनिमम फ्रैक्शन। क्या ये मिनिमम फ्रैक्शन है क्या? भाई रेशो जब भी आप पढ़ते हैं, अनुपात जब भी पढ़ते हैं, तो मिनिमम फ्रैक्शन आना चाहिए। मिनिमम फ्रैक्शन कॉपी में नोट कर लेना प्यारे बच्चों इसको, न्यूनतम अनुपात आना चाहिए। क्या ये मिनिमम है? नहीं। 10 एकम 10, 10 दूना 20, 1:2, 10 1 10, 10 2 20। तो क्या मैं लिख सकता हूं अमित अपॉन विनीत इज इक्वल टू 1/2, यानी दोबारा से मैं, अब देखो 1/2 मिनिमम है, 1/2 मिनिमम है, आप और ज्यादा इसको मिनिमम नहीं कर सकते। तो तब तक डिवाइड कीजिए, तब तक डिवाइड कीजिए जब तक ये ओवरऑल मिनिमम अमाउंट पे ना पहुंच जाए। आप ये भी कर सकते थे सर 5 2 10 और 5 4 20, अरे 5 दूनी 10, 5 चौके 20, तो 2/4 आता। तो क्या 2/4 सही है? करेक्ट तो है, लेकिन वो सबसे मिनिमम नहीं है, क्योंकि 2/4 को मैं 1/2 लिख सकता हूं, इससे मिनिमम आप नहीं जा सकते। तो मैं वापस से लिखता हूं अमित का अमाउंट रेशो ऑफ विनीत का अमाउंट। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट एज, दे बोथ विल बी एज। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट मनी, दे बोथ विल, मनी विल बी कंपेयर्ड। एक जैसी चीजों का कंपैरिजन होगा, ठीक है। अच्छा, और यहां पे अब मैं लिख सकता हूं अमित के सामने कितना है जी 1, विनीत के सामने कितना है 2। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, 1:2। विनीत हैज डबल अमाउंट ऑफ अमित। इट डजंट मीन दैट अमित हैज 1 rupees and he has 2 rupees. No, actually अमित had 10 rupees, he had 20 rupees. समझ गए ना?
तो ये होता है रेशो का मतलब। एग्जैक्टली मैं रेशो लिख दूं 1/2, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो 1 है और वो दूसरा 2 ही है। उसका मतलब ये है कि एक जो है दूसरा उसका डबल है या पहला उसका आधा है। क्लियर हुई बात दिमाग में आपके? तो अमित 1:2, ठीक है। तो ये फ्रैक्शन में कैसे लिखा जाता है वो मैंने आपको बता दिया भाई, और इस तरह से कैसे लिखा है ये आपको मैंने बता दिया। डिफरेंट क्वांटिटीज का रेशो सेम हो सकता है, तो ये चीज़ भी दिमाग में रखिएगा, ये चीज़ भी दिमाग में रखिएगा कि मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे बच्चों कि डिफरेंट है ना, डिफरेंट quantities may have same ratio, ठीक है। अरे क्वांटिटी डिफरेंट से मेरा मतलब ये है कि पहली बार में जो क्वांटिटी की बात करोगे वो दोनों एक जैसी होंगी, और जिन दोनों की बात करोगे वो दोनों एक जैसी होंगी। चलो मैं मान लो रुपए की बात करूँ, मैं आपसे बोल दूं, मैं कह दूं कि भाई मान लीजिए रिंकू, और यहाँ लिख देते हैं रेशो टिंकू, ठीक है। रिंकू के पास 20 रुपीज़ हैं, टिंकू के पास 40 रुपीज़ हैं। चलो बच्चों बताओ तो, अमाउंट ऑफ मनी रिंकू हैज़ कंपेयर्ड विद अमाउंट ऑफ मनी टिंकू हैज़, क्या आएगा रेशो? रेशो आएगा अगर मैं आपसे पूछूं कि टिंकू अपॉन रिंकू कर दो, यानी रेशो ऑफ टिंकू अपॉन रिंकू, तो बच्चों 40/20 आ जाएगा। ये बात दिमाग में जरूर रखना। बट ठीक है, मैं यहाँ से बात पूछ रहा हूँ आपसे, दोनों का रेशो बताइए। तो रिंकू का अमाउंट डिवाइडेड बाई टिंकू का अमाउंट, रिंकू के सामने लिखा जाएगा 20, टिंकू सामने आएगा 40, और गाइस दिस इज अगेन 1/2। अरे 20 दूनी 40, तो 20 और 40 का रेशो भी 1/2 है, और 10 और 20 का रेशो भी 1/2 है। तो इसका मतलब कि अमाउंट अलग अलग हो सकता है प्यारे बच्चों, अमाउंट अलग अलग हो सकता है और रेशो सेम हो सकता है, मगर ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है। मैं यहाँ पे 20 और यहाँ पे 30 लिख दूँ तो क्या 20/30 1/2 होगा क्या? नहीं, इट विल बी 2/3। क्लियर हो रहा है? तो हम रेशो की बात करते हैं, रेशो का मतलब है, अनुपात का मतलब है कंपैरिजन, और दो चीज़ों के बीच ऐसा कंपैरिजन जो आगे डिविजिबल न हो, सबसे मिनिमम कंपैरिजन, यानी सबसे आसान तरीके से समझाना। ठीक है, मैं कह दूं कि भाई किसी के मार्क्स जो है वो दूसरे के कंपेयर में 4 गुना है, 4 टाइम्स, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर उसके मार्क्स हैं 1 तो दूसरे के हैं 4, समझ गए? लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एग्जैक्टली वो 1 है तो वो 4 ही है। अगर ये 10 है तो उसका जो मार्क्स है दूसरे का जो है वो 10 × 4 यानी कि 40 रुपीज़ होगा, या व्हाटएवर 40 मार्क्स हो जाएंगे। क्लियर है? चलिए, तो ये रेशो के बारे में बात की, थोड़ा सा आपको मैं प्रोपोर्शन के बारे में बता देता हूँ इसी साइड में, है ना गाइस? तो यहाँ से मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है बच्चों, दोबारा से मैं आपके सामने लिख देता हूँ रेशो। ये आपको मैंने रेशो का बेसिक बताया, आसान टॉपिक है और बहुत इंटरेस्टिंग है। ये अगर आपको अच्छे से समझ में आएगा बच्चों तभी आप डीआई के क्वेश्चन कर पाओगे, और डायरेक्ट क्वेश्चन भी पुटअप होते हैं, एज रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं इसके अंदर, तो आप बिल्कुल रिलैक्स रहिए उसमें, है ना? तो यहाँ मैं लिख देता हूँ बच्चों, हम बात करते हैं रेशो, और यहाँ मैं लिख देता हूँ हम बात करते हैं प्रोपोर्शन, यानी समानुपात। समानुपात जैसा कि नाम से पता लग रहा है, सम अनुपात, एक जैसा अनुपात, समानुपात, और ये रेशो तो है हमारे पास अनुपात। ठीक है, चलिए मैं सेम एग्जांपल लेके आपको बताता हूं, ये ध्यान रखिएगा। ये है, वापस से आप सोचेंगे सर दोबारा से ऐसा क्यों बता रहे हैं, उसका कारण है बच्चों, है ना? कंपैरिजन ऑफ एटलीस्ट 2 सिमिलर क्वांटिटी, कम से कम 2 एक जैसी क्वांटिटीज यानी कि राशियों की तुलना रेशो होता है, अनुपात होता है, और 2 रेशो का कंपैरिजन प्रोपोर्शन होता है। कंपैरिजन ऑफ 2 रेशोज, ध्यान रखना बच्चों, 2 क्वांटिटीज का कंपैरिजन रेशो और 2 रेशो का कंपैरिजन प्रोपोर्शन, है? 2 भौतिक राशियों की तुलना जो है वो अनुपात होता है, और 2 अनुपात की तुलना जो है वो समानुपात होता है।
ठीक है। तो देखिए प्रोपोर्शन का निशान कैसे, इसमें 2 डॉट्स आते हैं, इसमें 4 डॉट्स आते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल वही मैं पिछले पेज वाला एग्जाम्पल ले लेता हूं कि एग्जाम्पल ये है कि भाई अगर मैं यहां पे लिख दूं अमित रेशो विनित 4 डॉट्स विच मीन्स प्रपोर्शन रिंकू रेशो टिंकू। क्यों? क्योंकि अमित के सामने मैंने लिखा था 10 रुपए, यहां लिखा था 20 रुपए, 4 डॉट्स है ना, और फिर यहां पे लिखा था मैंने कितना लिखा था, 20 लिखा था, और यहां कितना लिखा था 40। बिल्कुल करेक्ट है। ये इसलिए करेक्ट है क्योंकि बच्चों 10/20 1/2 और 20/40 भी 1/2, तो प्रपोर्शन का निशान आ जाएगा। प्यारे बच्चों अगर मैं यहां पे 40 की जगह पे 30 लिख दूं ना, अब ये चीज गलत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि 10/20 इज 1/2 बट 20/30 इज नॉट 1/2, तो ये प्रपोर्शन नहीं हो पाएगा। प्रपोर्शन मतलब होता है कि जो ये चीज है उसी के हिसाब से ये चीज बदल रही है। समझ पा रहे हैं? तो मैं क्या करूंगा इसको कि भाई अगर सिमिलर लिखना है या प्रपोर्शन दिया हुआ है तो इधर वाली दोनों चीजों का अनुपात, दोनों चीजों का रेशो और उधर वाले दोनों का रेशो बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो यानी यहां पे मैं ऐसा लिख सकता हूं, ये करेक्ट है। और ये इसलिए करेक्ट है क्योंकि इनकी दोनों की फ्रैक्शन वैल्यू, यानी जैसे ही अमित अपॉन विनित करूंगा तो 10/20 होगा। ठीक है, और ठीक उसी तरह से अगर मैं रिंकू अपॉन टिंकू कर दूंगा तो 20/40 हो जाएगा, 20/40 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई दोनों को इक्वल लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। अरे इसे 2 से मल्टीप्लाई, इसे 2 से मल्टीप्लाई, 10 दूना 20, 20 दूना 40। इनका अनुपात भी 1/2 है, ये भी 1/2 है। सो दिस इज एग्जैक्टली प्रपोर्शन। ठीक है, तो बच्चों एक चीज और आप ध्यान से देख सकते हैं कि मान लीजिए एग्जामिनर साहब, मान लीजिए आपसे एक क्वेश्चन देते हैं एग्जामिनर साहब। क्वेश्चन जो है वो आपको मिल जाता है कुछ इस तरह से, कुछ भी क्वेश्चन ले लीजिए, क्या ले सकते हैं, 8/16 प्रपोर्शन x रेशो 30 फाइंड x। चलिए प्रश्नानुसार 8/16 समानुपाती x/30 दिया गया है, x का मान बताइए। बहुत ही आसान प्रश्न। जब आपको ये समानुपात प्रपोर्शन दे दिया गया है उसका मतलब है कि दिस डिवाइडेड बाय दिस मस्ट बी इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय दिस, यही तो मतलब है ना। तो भाई अब मुझे भी पता है यार 8/16 करोगे तो कितना आएगा 1/2, 8 दूनी 16, तो दिस अपॉन दिस करने पर भी 1/2 आना चाहिए, और वो तभी आ पाएगा जब ये 15 है। अरे 8 जो है वो 16 का आधा है, और ये प्रपोर्शन है, इसका मतलब कि यहां भी वही नियम का पालन हो रहा है। तो 30 का आधा कितना है 15, 15 विल बी द आंसर। और इसे अगर मैथमेटिकली सॉल्व करना है, मैथमेटिकली करना है, तो बच्चों एक चीज दिमाग में बैठा लो कि भाई अगर मैं यहाँ पे देखो 10, 20, 20, 40 में लिखना बंद कर दूं, अगर मैं यहाँ पर ध्यान से देखना बच्चों, क्रॉस मल्टीपल करना शुरू कर दूं, क्रॉस मल्टीपल, देखो बच्चों इक्वल का साइन है, इसका और इसका मल्टीपल होगा तो कितना होगा 40 × 10 विच इज 400। देखो बच्चों क्रॉस मल्टीपल, ये इक्वल का साइन है ना, तो यहां रहने तो कोई दिक्कत नहीं है, यूं प्रोडक्ट और यूं प्रोडक्ट होता है। तो 40 × 10 इज एक्चुअली 400 और 20 × 20 इज अगेन 400। तो देखो 400 बराबर है कि नहीं है। तो आपने एक्चुअली किया क्या, आपने 40 और 10 को मल्टीप्लाई किया। कहां है 40 और 10, देखो ये और ये। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स की आउटर वाले दोनों का प्रोडक्ट और अंदर वाले दोनों का प्रोडक्ट बराबर होता है। अरे देखो ना 20 × 20 किया गया, तो 20 × 20 यानी कि इन दोनों का प्रोडक्ट, मैं दूसरे कलर से लिख देता हूं बच्चों, दिमाग लगाइएगा, टॉपिक बहुत अच्छा है, एकदम फर्स्ट क्लास है ना, बोर नहीं होना है, कि इन दोनों का जो भी गुणनफल होगा, प्रोडक्ट होगा, वो एक्चुअली इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होगा। और नहीं तो आप देख लीजिए, दोनों को मल्टीप्लाई करो, दोनों को मल्टीप्लाई करो, और नियम आपको बता ही दिया क्यों ऐसा होता है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं प्यारे बच्चों कि इन दोनों का प्रोडक्ट यानी कि गुणनफल इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन यानी गुणनफल के बराबर होगा। तो कर देते हैं, 16 × x इज 16x इज इक्वल टू 30 × 8, 8 या 24, 240। ठीक है,
तो x इज इक्वल टू 16 आ जाएगा डिवाइड में, तो 240 अपॉन 16। प्यारे बच्चों कितना होता है ये बताइए? 4 चौके 16 और 4 छिक 24 और 60 आ गया, 15 चौकू 60, 15। वैसे इतना करने की आवश्यकता नहीं थी गाइस। एग्जाम में इस प्रश्न को अगर ऐसे करेंगे तो बच्चों फिर भी कुछ सेकंड्स का समय आपका व्यर्थ जाएगा। तो अगर आपको उसको बचाना है तो आप डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हैं। भाई ये 8 है, ये 16 है, 1/2, तो यहाँ भी 1/2 आएगा और यहाँ 1/2 तब आएगा जब यहाँ 15 होगा। क्लियर हो रहा है? एक और क्वेश्चन देख लें। चलिए कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जल्दी से, है ना। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों, फिर हम अगली स्लाइड पे बढ़ जाएंगे। चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन लिख देता हूं फिर बोर्ड साफ करूंगा, है ना, सारा समय इसी में चला गया। 3:9 यहां लिख देते हैं 4:x। चलिए x बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए बच्चों, फटाफट बताओ। कितना आ गया बच्चों? मुझे अच्छे से पता है भाई ये 3 और 9 है, 3 और 9 है, तो फिर इसका रेशो यानी कि 3/9 मस्ट बी इक्वल टू इसका रेशो 4/x। सीधा इसको मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करो। वैसे बच्चों एक चीज समझो ना यार, 3/9 इज 1/3। 3 तिया 9, तो 4 तिया 12, तो x 12 नहीं आ जाना चाहिए था क्या? x 12 आ जाएगा। हाँ, अरे 3 3 9, 4 3 12, बिकॉज ये भी यहाँ भी 3 आना है, यहाँ भी 3 आना है। अदरवाइज यू कैन डायरेक्टली गो विद दिस फॉर्मूला, इन दोनों का प्रोडक्ट एंड दिस प्रोडक्ट। सो 3 into x, 3x इज इक्वल टू 9 4 9 चौक 36 आ गया जी। तो x बराबर आ गया 12। हियर यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन। ओके, परसेंटेज में भी रेशो के क्वेश्चंस को बड़े ही तसल्ली बख्श तरीके से पूछा जाता है ना। तो गाइज एग्जामिनर साहब इतने अच्छे हैं कि अगर आपको रेशो का क्वेश्चन देंगे भी तो परसेंटेज के अंदर लपेट के देंगे या फिर डीआई में क्वेश्चन देंगे। सो यू कांट बी श्योर अबाउट दैट सर वेदर दिस क्वेश्चन इज परसेंटेज क्वेश्चन और रीजनिंग क्वेश्चन। तो क्वेश्चन तो आपको मिलेगा और आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। क्वेश्चन में एक रिमाइंड करवा देता हूँ जो आपके 2019 वाले एग्जाम के अंदर आया है। मुझे एग्जैक्टली ये डेट याद नहीं है क्योंकि कई एग्जाम हुए थे उसमें। तो क्वेश्चन कुछ तकरीबन इस तरह से क्वेश्चन था कि लाइक इट वाज लाइक रेशो ऑफ, है ना, रेशो ऑफ कॉस्ट प्राइस टू सेलिंग प्राइस was something, I think it was like 12 and 10, है ना, 12/10, it was something like 12:10, and then he said find percentage profit और लॉस। मतलब कि वो आपको ये नहीं बता रहे हैं कि प्रॉफिट हुआ, ये भी नहीं बता रहे हैं कि लॉस हुआ, आपको निकालना है। प्यारे बच्चों एक बात बताइए कि क्या आपको रेशो ऑफ कॉस्ट प्राइस टू सेलिंग प्राइस दी है ना, कॉस्ट प्राइस टू सेलिंग प्राइस। आप सोच रहे हैं सर तो प्रॉफिट लॉस में चले गए। देखो बच्चों अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें, आप बहुत ध्यान से देखें इस क्वेश्चन को, तो बच्चों ये प्रॉफिट लॉस भी आ गया इस क्वेश्चन में, है ना। अरे लाभ और हानि भी आ गई इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में रेशो भी आ गया है ना, और इस क्वेश्चन में परसेंटेज भी पूछ लिया है। देख रहे हैं आप एक ही क्वेश्चन में कैसे तीन तीन चीजें पूछ ली हैं। सेम क्वेश्चन में परसेंटेज भी पूछ लिया है, प्रॉफिट लॉस भी पूछा है और रेशो भी पूछा है। तो ऐसे क्वेश्चन, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एग्जामिनर साहब की खास नजर रहती है ऐसे प्रश्नों पर। ठीक है, करना कैसे है? रेशो ऑफ कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 12:10 है, तो प्रतिशत लाभ या हानि बताइए। तो बच्चों ये लिखो कॉस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस। बहुत अच्छे से पता है कि यार पहले कॉस्ट प्राइस है और पहले 12 लिखा है तो 12 यहाँ आएगा और 10 यहाँ आएगा। अगर सीपी पहले लिखा है तो पहले लिखी हुई चीज सीपी है। और ये दिमाग में रखना बच्चों, अगर यहाँ पर आता एसपी टू सीपी मतलब सेलिंग प्राइस टू कॉस्ट प्राइस, अर्थात विक्रय मूल्य और
क्रय मूल्य है, तो जो पहले लिखा है वो विक्रय मूल्य हो जाता, मीन्स सेलिंग प्राइस हो जाता। क्लियर है? खैर, कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है। आप बोलेंगे सर आपको क्या पता? क्योंकि मुझे ये पता है कि ये 12 और ये 10 है, तो किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करोगे तो ये और ये सिमिलर चीज़ से मल्टीप्लाई होगी। कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है, सेलिंग प्राइस कम है, तो नुकसान हो गया ना, है ना, लॉस हो गया। ठीक है, और सॉल्व कैसे करना है भाई? लॉस के लिए हमेशा फॉर्मूला क्या बनाते हैं? परसेंटेज लॉस इज इक्वल टू लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो लॉस हो गया 2 रुपीज़ का, समझ गए ना यार, 12 का माल 10 में बेच रहे हो। हाँ, लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस विच इज 12 इंटू 100%। ठीक है, कॉस्ट प्राइस हमेशा डिवाइड में आता है इनिशियल। तो ये बच्चों कितना हो जाएगा हमारे पास? ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 6 12, 100/6 आप सॉल्व कर लीजिएगा। तकरीबन कितना हो जाएगा? ये हमारे पास आ जाएगा 6 1 जा 6, 10 में से 6 गया 4 आ गया, 40 आ गया, 6 36, 6 7 42, 16 पॉइंट समथिंग आ जाएगा ये। क्लियर है? तो इस तरह से आपको बच्चों क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो ये दिस वाज इंट्रोडक्शन ऑफ रेशो, और अगली स्लाइड में अब हम आगे पढ़ेंगे रेशो कितने प्रकार के होते हैं। स्टूडेंट्स वेलकम अगेन। तो ये आपके सामने है क्वेश्चन, ये गुजरात सेट का क्वेश्चन है 2017। इफ बी इज ट्वाइस द एज ऑफ ए, फाइंड ए रेशो बी। यानी कि यदि बी, समझिए बी कोई व्यक्ति मान लीजिए, है ना, यदि बी की आयु जो है ना ए की आयु की दुगनी है, ए की आयु की दुगनी, यानी कि ट्वाइस द एज ऑफ ए, यू हैव टू फाइंड ए रेशो बी। 4 ऑप्शन हैं, जल्दी से आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में लिखिए। तब तक मैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ता हूं। फटाफट लिखो बच्चों। लिखो लिखो, शाबाश। कितना हो जाएगा बच्चों ये क्वेश्चन? इफ बी इज ट्वाइस द एज ऑफ ए, फाइंड ए रेशो बी। ट्वाइस द एज ऑफ ए यानी बी की आयु ए की आयु का दुगना है। ए की आयु का मतलब प्रोडक्ट, या ऑफ का मतलब होता है प्रोडक्ट। क्या मैं बी इज इक्वल टू ए लिख सकता हूं प्यारे बच्चों? नहीं लिख सकता, नहीं लिख सकता। क्यों? क्योंकि दोनों की एज बराबर थोड़ी है। ये बोला है कि बी ट्वाइस है किसका? ए का, तो ए के आगे 2 आएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन रहता है कि यार 2 इसके सामने लगाना है कि 2 इसके सामने लगाना है। तो बी इज, एक बार भूल जाओ ट्वाइस थ्राइस द एज ऑफ ए, तो पहले तो इक्वल का साइन लगा दो। फिर ये बोला गया है कि ए का डबल है, तो ए को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई, जैसे मेरी बात सुनिए, कोई एक बहुत ही कम वेट का कोई इंसान है और मैं कहूं कि मैं उसका डबल हूं, तो अगर मुझे उसके बराबर होना है, समझिएगा, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे ना, तभी तो इक्वल का निशान आएगा। तो छोटी चीज जो है उसको मल्टीप्लाई करना है ना। तो b ट्वाइस है, तो अगर इक्वल करना है तो छोटी चीज को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो b इज इक्वल टू 2a। अब आपसे क्या पूछा गया प्यारे बच्चों? आपसे पूछा गया है a रेशो b। तो हम अच्छे से जानते हैं कि a रेशो b का मतलब होता है एक्चुअली a अपॉन b। ठीक है, तो a अपॉन b। अब आप देखिए b जो है, क्या ये किस चीज से मल्टीप्लाई है? 1 से। अरे कोई भी चीज जो होती है वो 1 से मल्टीप्लाई होती है। अगर b यहां डिवाइड में जाएगा, अगर ये a अपॉन b होगा तो 2 जो है वो इस साइड में डिवाइड जाएगा और ये 1/2 हो जाएगा। भाई 2 a से गुणा कितना है? 2, और b से गुणा कितना है? 1। तो b अगर इधर जाएगा तो इसका जो गुणनफल है, प्रोडक्ट है, वो इस साइड में आएगा। आप चाहें तो प्यारे बच्चों फटाफट क्रॉस मल्टीपल कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीपल करो, b इंटू 1 विल बी अगेन b विच इज 1 इंटू b, और 2 इंटू ए क्रॉस मल्टीपल विल बी 2a, मतलब कि बिल्कुल करेक्ट है। तो a अपॉन b जो है वो 1/2 है। 1/2 का मतलब है 1:2। इस तरह से बच्चों हम लोग क्वेश्चन करते हैं। क्या ये मुश्किल क्वेश्चन लगा आपको? बहुत आसान है।
वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन। थोड़ा सा क्वेश्चन करने में अगर परेशानी आती है, परेशानी भूल जाइए, आपको डीआई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं सर डीआई कब करवाएंगे, डेटा इंटरप्रिटेशन। ये एक एक कदम हम लोग डीआई की ओर बढ़ रहे हैं। इसके बाद जब हम रेशो ख़त्म कर लेंगे गाइस, दिस इज़ द पार्ट 1 एक्चुअली, जब रेशो पार्ट 2 हम लोग कर लेंगे देन वी विल स्टार्ट विद एवरेज। और अगर हम लोग एवरेज भी पढ़ जाएंगे अच्छे से तो हम लोग डीआई की तरफ बढ़ जाएंगे। तो डेटा इंटरप्रिटेशन कोई मुश्किल नहीं है, बस उसे समझने के लिए आपको जो जो चीज़ें आनी चाहिए विद स्पीड कैलकुलेशन, वो चीज़ें कहीं ना कहीं हम लोगों को समस्या आती है, इसी वजह से डीआई का क्वेश्चन नहीं बन पाता है। बट अगर वो क्वेश्चन बनाएंगे तो आप एक साथ 5 क्वेश्चन सॉल्व कर जाएंगे। फटाफट बात करते हैं गाइज, डुप्लीकेट रेशियो, ट्रिप्लीकेट, सब डुप्लीकेट। ठीक है, तो डुप्लीकेट रेशियो का मतलब होता है स्क्वायर, इसको बोलते हैं वर्ग, वर्गानुपात, हिंदी में बोलते हैं वर्गानुपात। अरे स्क्वायर कर देते हैं बच्चों, इसमें जो है स्क्वायर कर देते हैं, यानी मैं ब्रैकेट में लिखना चाहूंगा पावर 2। ट्रिप्लीकेट यहां पर आता है पावर 3। सब डुप्लीकेट इसे कहते हैं हम लोग वर्ग मूलानुपात। एकदम निश्चिंत रहो, बस इसमें जो है ना वो अंडर रूट कर देते हैं, अंडर रूट कर देते हैं, बस कहीं कोई समस्या नहीं है, बस इसको याद रखना है। एक एक एग्जाम्पल फटाफट ले लेते हैं प्यारे बच्चों। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई ए रेशो बी आपको गिवन है, कुछ भी, बिल्कुल एकदम रिलैक्स रहो, फटाफट इसको पढ़ते हैं हम लोग, है ना। अगर आपसे मैं कहूं कि भाई देयर इज अ क्वेश्चन गिवन ए रेशो बी, ए रेशो बी आपको गिवन है, तो डुप्लीकेट रेशो क्या होगा, पावर 2 करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा a की पावर 2 रेशो b की पावर 2, दैट्स इट, हो गया हमारा आंसर। यहां पर पावर कितनी है, यहां पावर है 1। कोई भी जो नंबर होता है बच्चों, उसकी पावर 1 होती है, उसका प्रोडक्ट 1 होता है और डिवाइडेड विद 1 होता है। किसी भी चीज़ की घात जो है वो 1 होती है, उसका गुणनफल सदैव 1 होता है और उसके बटे में भी 1 ही होता है। तो पावर 1 को अगर मैं 2 कर दूं तो डुप्लीकेट हो जाएगा, ठीक है, डुप्लीकेट। और अगर मैं 3 कर दूं तो ये ट्रिप्लीकेट हो जाएगा। भाई ये तो डुप्लीकेट किया ना इसको मैंने, तो ट्रिप्लीकेट करना है तो क्या होगा, a की पावर 3 रेशो b की पावर 3। और सब डुप्लीकेट करना है तो इसी को कर दो अंडर रूट ए रेशो अंडर रूट बी, दिस इज द सब डुप्लीकेट। समझ रहे हो भाई, ये आपको इंफॉर्मेशन गिवन है, यह सूचना दी गई है आपको। तो अगर आपको डुप्लीकेट करना है तो ये हो जाएगा, ट्रिप्लीकेट करना है तो ये हो जाएगा, और आपको सब डुप्लीकेट करना है तो अंडर रूट हो जाएगा। अब आप पूछेंगे सर सब ट्रिप्लीकेट क्यों नहीं किया, कर दो, सब ट्रिप्लीकेट कर दो, बिल्कुल, ये लो सब ट्रिप्लीकेट। अर्थात सबसे पहले बच्चों बताओ ट्रिप्लीकेट का मतलब कितना, 3। सब ट्रिप्लीकेट का मतलब पावर 1/3। ये जो आपके सामने अंडर रूट लिखा है, सभी बच्चे जो दिमाग जिनका इधर उधर चला गया है वापस लौट आइए क्लास में। प्यारे बच्चों, जो ये रूट है ना अंडर रूट, इसका वास्तव में मतलब है a की पावर 1/2। पावर 1/2 को ही, 1/2 को ही हम लोग अंडर रूट कहते हैं। क्लियर हो गया ना, ये नजर आ रहा है क्या यहाँ पे, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है ना स्टूडेंट, समझ गए इस बात को। अच्छा, अगर आपसे सब ट्रिप्लीकेट पूछा जाए तो सबसे पहले बताओ ट्रिप्लीकेट कितना होता है, पावर 3। तो सब ट्रिप्लीकेट का मतलब हो गया पावर 1/3। ये लो, ये हो गया सब ट्रिप्लीकेट, ठीक है। ये जो आपका है ये डुप्लीकेट है, ये ट्रिप्लीकेट है। और अगर केवल सब डुप्लीकेट बोला जाए तो ये है, तो ये जो है ये है आपका सब डुप्लीकेट। बस सब लग जाए तो मतलब 1 कर दो, बस इतना ध्यान में रखो। क्लियर है, आई थिंक इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, है ना। थोड़ा सा बोर्ड वर्क इसमें सही नहीं रहा है, निश्चिंत रहो, समझ में आना चाहिए, इंटेलिजेंट बच्चे हो तुम लोग, है ना। तो ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलो तुम कह ही रहे हो तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका। बच्चों नोट्स बनाते रहो, नोट्स बनाते रहो,
अभी ये डुप्लीकेट ट्रिप्लीकेट्स जैसा क्वेश्चन नहीं बना है अभी तक, हालांकि बैंक रेलवे के अंदर ये क्वेश्चन आने शुरू हो गए हैं, तो हो सकता है कि नेट एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आ जाए। अभी तक जो नेट एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो कन्वेंशनल आते हैं, है ना, इतने रुपए इतने पैसे कितने रेशो में बांटेंगे, या किसी कंपनी का प्रॉफिट दूसरे कंपनी का प्रॉफिट है तो इनका रेशो क्या है, इसकी एज इतनी है 4 साल बाद इतनी है तो अभी एज का रेशो कितना है, बाद में आयु का अनुपात कितना होगा, इस तरह के क्वेश्चन जो है वो आते हैं। लेकिन बच्चों आप ये समझिए कि एग्जामिनर साहब के दिमाग में क्या चल रहा है ये महादेव के अतिरिक्त कोई भी नहीं जानते हैं, तो आपको भी उस हिसाब से तैयार रहना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, कुछ भी बताओ क्या एग्जाम्पल ले लें। पहले सिंपल सा ले लेते हैं ना, 2:3 ले लेते हैं। चलो बच्चों मान लो कि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, फटाफट कैलकुलेट करके बताओ। कमेंट बॉक्स में फटाफट लिखो, स्क्रीन को पॉज करो, फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखो। जब मैं आपको बोलता हूँ बच्चों की कमेंट बॉक्स में लिखो, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट नहीं लिखते हैं, बट ये बात ध्यान रखिएगा, अगर मैथमेटिक्स आप बिना रफ कॉपी पेन के पढ़ रहे हैं, ये कोई वेब सीरीज तो चल नहीं रही है कि तुम आराम से इसको ईयरफोन लगा के देख रहे हो। आपके पास में रफ कॉपी पेन होना चाहिए और वैसे फेयर कॉपी भी होनी चाहिए ताकि नोट्स बनाते रहो। तो जब तक लिखोगे नहीं, स्क्रीन पॉज करो, अभी पॉज करो और लिख के दिखाओ ये 2 और ये 3 है, तो डुप्लीकेट कितना होगा, ट्रिप्लीकेट कितना होगा, सब डुप्लीकेट कितना होगा, सब ट्रिप्लीकेट कितना होगा, ये आपको बताना है। तो a आपके पास मान लिया हमने, a इज इक्वल टू 2 है, b इज इक्वल टू 3 है। तो प्यारे बच्चों a रेशो b जो है वो एक्चुअली 2:3 है, पावर दोनों का 1 है। तो जैसे ही आप डुप्लीकेट की बात करेंगे यानी कि वर्गानुपात करेंगे, वर्ग का मतलब स्क्वायर कर दो भाई, तो 2 का स्क्वायर अनुपात 3 का स्क्वायर। प्यारे बच्चों स्क्वायर करने का मतलब होता है उस चीज को उसी चीज से मल्टीप्लाई कर देना। तो 2 को 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा। अरे स्क्वायर का मतलब 2 से मल्टीप्लाई करना नहीं है, स्क्वायर का मतलब है जो नंबर है उसको उसी से ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो 2 को 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा, और 3 को 3 से ही गुणा कर देंगे तो 9 आ जाएगा। ये हमारे पास आया डुप्लीकेट। चलिए अब हम बात करते हैं प्यारे बच्चों ट्रिप्लीकेट। तो जल्दी से लिखो ट्रिप्लीकेट कितना होगा बच्चों। पावर कितनी करनी है भैया, पावर इस बार करनी है हमें 3। अरे मूल संख्या वही रहेगी, मूल संख्या वही है, यहाँ इनकी पावर 1 ही तो है। लो क्वेश्चन पावर 1 है, पावर 3 करेंगे बच्चों तो 2 को 2 से ही 3 बार गुणा करना है, ठीक है ना। तो 2 की पावर 3 का मतलब है 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 बार उसको 2 को 2 से ही मल्टीप्लाई करना है। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, अरे कर लो 2 इंटू 2 इंटू 2 कर लो, 2 इंटू 2 इंटू 2। रेशो 3 को 3 से ही 3 बार गुणा करना है, ठीक है। तो 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 तिया 9 तिया 27। चलिए ये भी हो गया, ठीक है, बन गई ना बात। अरे 4 की पावर 3 होता तो, अगर मैं आपको कहूं इफ इट वॉज 4 raised to power 3, it directly means 4 into 4 into 4, which means 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। क्लियर है। सब डुप्लीकेट के बारे में बात करते हैं। चलो इसका जो ये तो डुप्लीकेट ये ट्रिप्लीकेट, तो अब हम बात करते हैं इसके सब डुप्लीकेट। तो प्यारे बच्चों सब डुप्लीकेट जो है वो हो जाएगा अंडर रूट। तो भैया 2 की पावर 1/2 अनुपात 3 की पावर 1/2। अगर मैं एग्जामिनर होता और आपका पेपर सेट करता तो मैं आपसे सब डुप्लीकेट पूछता, और मैं अंडर रूट नहीं लगाता, मैं पावर लगाता। तो ये ध्यान रखिएगा कि अंडर रूट जो होता है वो पावर 1/2 को ही कहते हैं। आप चाहें तो इसको अंडर रूट 2 और अंडर रूट 3 भी लिख सकते हैं, दोनों एक ही बात है। ध्यान रखिएगा बच्चों, ये जो है और ये एक ही बात है। अंडर रूट 2 होता है 1.414, याद रखने की विशेष जरूरत नहीं है, चाहो तो कर लो भाई, कोई ऐसी विशेष प्रॉब्लम नहीं है। डायरेक्ट आपको अब इसको अगर इसी से मल्टीप्लाई करोगे तो रूट 2 आ जाएगा, और रूट 3 होता है अंडर रूट 1.732, ठीक है, 1.414, रूट 3 होता है 1.732। तो ये होता है, बाकी इसको डायरेक्ट याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो सब सब ट्रिप्लीकेट करना है तो क्या करोगे, 2 की पावर 1/3,
3 की पावर 1/3, दैट्स इट। हालांकि इतना भी डेप्थ में कुछ पूछा नहीं है, लेकिन चलिए हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बोर्ड साफ करता हूं, तब तक आप क्वेश्चन लिखिए बच्चों। फाइंड सब डुप्लीकेट ऑफ 16:25। चलो बताओ भैया कितना हो जाएगा? 16:25। कितना हो जाएगा ये? अरे सब डुप्लीकेट, रूट ऑफ 16 रेशो रूट ऑफ 25। वो कौन सी संख्या है जिसको उसी से मल्टीप्लाई करने पे 16 आता है? 4। वो कौन सी संख्या है जिसको उसी से गुणा करने पे 25 आता है? 5। अरे रूट ऑफ 16, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25। तो जब भी रूट हटाना हो, चाहे तो इसको हटा के पावर 1/2 भी कर सकते हैं, बात वही है। तो रूट को सॉल्व करने के लिए जो भी नंबर है, तो ऐसा नंबर ढूंढो उसको उससे मल्टीप्लाई करने पे ये आ जाए, है ना। तो 4:5 आ गया इस पे। तो इस तरह से इसके क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, ठीक है। अब आता है आपका रेसिप्रोकल, है ना, प्रपोर्शन, या इसे मैं कह सकता हूं हिंदी में विलोमानुपात। विलोमानुपात, इनवर्स रेशो। बहुत अच्छे समझ गए तुम पहले से ही कि इनवर्स रेशो। आप इसे इंग्लिश में चाहें तो रेसिप्रोकल रेशो भी कह सकते हैं, बात एक ही है। और इनवर्स बच्चों कैसे होता है? क्वेश्चन है A:B का इनवर्स रेशो कितना होगा, और आंसर आता है B:A, और ये करेक्ट आंसर है ना। यही तो होता है इनवर्स। A:B का इनवर्स कितना होता है? B:A, यही है। अच्छा, तो इसी तरह से मैं अगर बच्चों आपको, प्यारे बच्चों, क्वेश्चन दे देता हूं कि आप 3:2:1 का इनवर्स रेशो फाइंड करो, यानी विलोमानुपात ज्ञात करो, तो भाई इसका कितना हो जाएगा? सॉल्व करके बताइए, तब तक मैं बोर्ड साफ कर देता हूं। कितना हो जाएगा? तीन 2 1 का कितना हो जाएगा? कमेंट बॉक्स में लिखिए, जल्दी फटाफट लिखिए। 3 2 1 का इनवर्स हो जाएगा 1 2 3। ये आप एग्जाम में लिखेंगे और ये फर्स्ट ऑप्शन भी मिलेगा, और ये गलत है, रॉन्ग। भारी चोट हो जाएगी ना बच्चों आपके साथ यहाँ पे। ये गलत है। अब आप पूछेंगे सर ये सही कैसे है? तो कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों? A:B का, इधर ध्यान देना, आप सभी स्टूडेंट्स का दिमाग यहाँ होना चाहिए। A:B का आपको निकालना है इनवर्स रेशो। तो प्यारे बच्चों, इनवर्स रेशो जो है, विलोमानुपात है, वो दरअसल इसका इनवर्स होता है। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, ए के डिवाइड में क्या है? 1, करेक्ट बात। ए का मल्टीप्लाई भी 1 है, पावर भी 1 है, और बी के डिवाइड में क्या है? 1। तो अब जरा पलटी मारो इसकी। तो जैसे ही इनवर्स पूछा जाए, देखो आपसे पूछा गया है, आपसे ये पूछा गया है, तो इसका सॉल्यूशन होगा, इनवर्स जो होगा वो 1/A रेशो 1/B हो जाएगा। अरे इसको पलटोगे ना तो 1/A, और इसको पलटोगे 1/B। तो दिस इज द इनवर्स रेशो, ये करेक्ट आंसर है। लेकिन अगर इसे और अच्छे से लिखा जाए बच्चों, तो और अच्छे से लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको दिस डिवाइडेड बाई दिस लिखना पड़ेगा, यही होगा ना। तो दिस डिवाइडेड बाई दिस, तो 1/A डिवाइडेड बाई 1/B। प्यारे बच्चों, ये A नीचे जाएगा और B अपने आप ऊपर आएगा, तो क्या ये B/A नहीं बन जाएगा क्या? B/A हो जाएगा ना। देखो क्रॉस मल्टीपल, यहाँ पे तो A, यहाँ B,
बी इधर मल्टीप्लाई करोगे, ए यहाँ मल्टीप्लाई करोगे, जरा देखना बी को यहाँ मल्टीप्लाई, ए को यहाँ मल्टीप्लाई, तो बन नहीं गया बी अपॉन ए। और बी बटे ए को क्या आप और अच्छी भाषा में ये नहीं लिखते? तो इसका मतलब ये हुआ कि ए रेशो बी का जो है, ए रेशो बी का इनवर्स बी रेशो ए होता है, करेक्ट है, क्योंकि इस तरीके से होता है। ठीक है, अगर इसका आ जाए 3:1 का, तो आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों? आपको करना पड़ेगा एलसीएम, लघुत्तम समापवर्त्य। एलसीएम सॉल्व करके दिखा देता हूं, बहुत काम आएगा आपको। कूलिंग नहीं कर रहा है एसी, जरा देखना यार क्या हुआ इसको। ठीक है ना बच्चों, एलसीएम क्या होता है? एक चीज दिमाग में रखना, जो मिनिमम प्रोडक्ट आपको निकालना पड़ता है इसका कि भाई ए और बी का क्या होगा, वो ए बी हो जाएगा। ठीक है ना। तो देखो मैं आपको इधर एक और डिटेल में बता देता हूं ताकि आपका कंफ्यूजन जो है वो बिल्कुल समाप्त हो जाए। जब भी बच्चों इस तरह से चीज आ जाती है ना, 1/a रेशो 1/b, तो आपको निकालना पड़ता है लोवेस्ट कॉमन मिनिमम, जो आपके पास होता है एलसीएम होता है, लघुत्तम समापवर्त्य ऑफ ए एंड बी। तो ऐसे निकाला जाता है, ये ए कॉमा बी। तो ऐसे नंबर से डिवाइड करो जिससे ए और बी दोनों कैंसिल हो जाए। करो, किससे करोगे? अरे भैया ए को कैंसिल करना है तो ए लाना पड़ेगा, तो ए ने ए को कैंसिल किया तो ए बाई ए 1 आ गया, लेकिन बी तो अभी भी जिंदाबाद है। अब बी को उड़ाने के लिए बी ही लाना पड़ेगा। जैसे हीरा हीरे को काटता है वैसे बी बी को काटता है। तो बी ने ए के 1 के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की और इस बी को 1 बना दिया। तो ये दोनों हमारे पास आ गए एलसीएम, इन दोनों को कर दिया आपने मल्टीप्लाई, तो ए इंटू बी, या आप ए बी लिख सकते हो। अब इस एलसीएम से इसको और इसको बारी बारी से मल्टीप्लाई करना है, तो ए बी से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ए बी गुणा में 1/a, फिर इसी एलसीएम से इसको मल्टीप्लाई करते हैं ए बी गुणा में 1/b। अगर आप अब बोर होने लगे हैं और आपको लग रहा है कि मैथ्स टफ है, तो एलसीएम की इतनी करने की ज़रूरत नहीं है। 1/a 1/b, तो a और b का एलसीएम कितना होगा? a इंटू बी, बात खत्म। ठीक है, और इसके एलसीएम से एक बार इसको मल्टीप्लाई करना है, एक बार इसको मल्टीप्लाई करना है। प्यारे बच्चों, a से a यहाँ कैंसिल हो जाएगा और b से b यहाँ कैंसिल हो जाएगा। यहाँ जिंदाबाद क्या बचा? b इंटू 1 विच इज b, और यहाँ a इंटू 1 विच इज a। तो देखो तो a रेशो b का b रेशो a आ गया है। अब इसी तरीके से जरा मुझे बताओ, क्या पूछा था? 3:1 था, तो फाइंड इनवर्स रेशो ऑफ 3:2:1। चलो इसी तरह से बताओ कैसे करोगे। आप सबसे फर्स्ट स्टेप में बोलोगे कि 3:2:1, हमें पता है कि 3 के डिवाइड में 1 होता है, 2 के डिवाइड में 1 होता है, 1 के डिवाइड में 1 होता है। पलटी मार दो, पलटी मारते हो जाएगा 1/3 रेशो 1/2 रेशो 1/1 विच इज 1, है ना। ये आपका इनवर्स रेशो आ गया है और ये आपका सॉल्यूशन है। परंतु आपको एग्जाम में ऑप्शंस में हो सकता है कि ये न मिले। Well, examiner sir is not that much good, है ना. He won't give you this particular in your options because this is very easy. If this is given in the option, then that's okay. Just click it and collect the marks. बट ऐसा होने नहीं जा रहा है ना. तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको लेना पड़ेगा बच्चों LCM. तो LCM जरा बताइए. तो 3 into 2 कितना हो जाता है बच्चों? 6 हो जाता है ना. जब 3 into 2 6 हो गया तो 6 से पहले इसको मल्टीप्लाई, 6 से इसी को और 6 से इसी को कर दो. करो करो शाबाश. 6 से मल्टीप्लाई करना है तो भैया 6, 3 into 2 6 हो गया ना. तो 6 से ही 1/3 को मल्टीप्लाई करना है, 6 से ही 1/2 को करना है और 6 से ही 1 को करना है. तो 6/3, 3 दूनी 6, 2, 6/2, 2 3 जा 6, 3, 6 कम 6, 6. That's the answer. This is the required answer. This is the required answer. ऐसे बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करना है. तो अभी ऐसे इन्वर्स निकालने के बहुत मौके मिलेंगे आपको. तरीका समझ में आ गया तो सोचे बिना सोचे मत कर देना 3-2-1 का 1-2-3, है ना. तो ऐसे सॉल्व करना आपको. ठीक है, चलो
और एक एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। चलिए एक आपको बहुत बेहतरीन वाला एग्जाम्पल करवाता हूँ मैं। बच्चों कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस अभी कर लेंगे हम लोग और कुछ जो है नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, क्योंकि काफ़ी लेंदी लेक्चर बन जाएगा और पहली बार में आई थिंक इतना तुम पचा लो तो बहुत अच्छी बात है, ताकि इसको पढ़ के रेडी रहो अगले वाले पार्ट में क्वेश्चन करने के लिए। क्वेश्चन है, इफ A/B is 1/2 and B/C is 2/3, find A/B/C। चलो सॉल्व करो, कैसे करोगे? डिटेल मेथड भी पढ़ेंगे, शॉर्टकट भी पढ़ेंगे। A अनुपात B आपको जो है वो दिया गया है 1/2, B अनुपात C आपको दिया है 2/3। तो A/B/C डिटेल मेथड तो बच्चों ये कहता है कि A/B 1/2 है। इसका साधारण सा मतलब है कि भैया A डिवाइडेड बाई B 1/2 है। A डिवाइडेड B कितना है? 1/2। क्रॉस मल्टीपल वज्र गुणा कीजिए, वज्र गुणा करेंगे तो क्या होगा? 2 into A is 2A is equal to B into 1 is actually B। ये क्वेश्चन बन गई। आप सॉल्यूशन करने के लिए इन सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाइए, या तो सब कुछ A में बदल दो, या सब कुछ B में बदल दो, या सब कुछ C में बदल दो। बताओ क्या करें? किसी में भी बदल दो। मान लो कि मैं सब कुछ आपको किस में बदल के दे रहा हूं? B में बदल रहा हूं, ठीक है। तो अगर सब कुछ मैं B के अंदर चाह रहा हूं तो A बराबर मेरे पास हो जाएगा, A बराबर हो जाएगा 2 को डिवाइड में ले जाओ तो B/2 हो गया। चलो A को लिख दिया B/2, B को तो मैं B लिख ही सकता हूं, और C जो है देखो B/C कितना है? 2/3। तो शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा, दुखी मत हो, पढ़ो, है ना। B/C इज 2/3, तो यानी B डिवाइडेड बाई C इज 2/3। क्रॉस मल्टीपल कीजिए वज्र गुणा, तो 3 इंटू B बराबर 2 इंटू C, तो 3B बराबर 2C। हर चीज को B में बदलना है, तो A को B में बदल दिया, B को तो B में बदला ही है, C को B में बदलना है। तो बच्चों C इज इक्वल टू, देखो ये 2 डिवाइड में चला जाएगा, तो C इज इक्वल टू आ जाएगा 3B/2। अब आपको रेशो निकालना है A/B/C। तो क्या करेंगे? आप करेंगे A की जगह पे रख दो B/2, B की जगह पे B रख दो, C की जगह पे 3B/2 रख दो, B से B कैंसिल कर दो, तो बचा 1/2/1/3/2। 2 और 2 का एलसीएम कितना होता है? 4। अरे 2 और 2 का कितना? 2 ही तो होता है। 2 से मल्टीप्लाई कर दो, निकल तो वो 2 से ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलो आप 4 से कर लो, चलो निश्चिंत रहो। 4 कर दिया तो 4 इंटू 1/2 कितना हो जाएगा? 4 इंटू 1/2 इज 2। अरे समझ रहे हो ना? 4 इंटू 1/2, 4 इंटू 1 और 4 इंटू 3/2, तो 4/2 इज 2। रेशो 4 इंटू 1 इज 4, और 4/2 है ना, तो 2 2 जा 4 और 3 2 जा 6, तो 246। इसीलिए मैंने आपसे 2 और 2 का एलसीएम 2 ही बोला था। क्यों प्यारे बच्चों? इसलिए क्योंकि इधर ध्यान से देखना बच्चों, ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो यार सिर्फ 2 लिखने से ही ये भी 1 बन जाएगा, ये भी 1 बन जाएगा, तो सिर्फ 2 ही एलसीएम आ गया। लेकिन अगर आपने ये सोचा कि सर मैं 2 2 जा 4 कर दूं, उससे भी आंसर आ जाएगा। 4 से मल्टीप्लाई कर दो। अब आप कहोगे सर क्या ये आंसर है? मैं कहूँगा बच्चों गलत नहीं है, सही है, मगर एग्जामिनर साहब ये नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि रेशो में हमेशा सबसे मिनिमम निकालना पड़ता है, सबसे मिनिमम। तो ये कैंसिल अभी भी हो रहा है। 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 1 2/3। अरे ये अभी भी डिविजिबल है ना, दोनों के सब 2 से डिवाइड हो रहे हैं। ये हमारा आंसर है। अब बच्चों इतना टाइम आपके पास भी नहीं है, मेरे पास भी नहीं है, तो मैं फटाफट शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं, एकदम हो जाओ रेडी। अब देखो लॉन्ग ट्रिक में तो ये है कि सबको बी में बदल लो, ए में बदल लो, किसी में भी चेंज कर लो यार, आंसर आपका आ जाएगा, निश्चिंत रहो। लेकिन अगर आपको शॉर्ट ट्रिक चाहिए तो आपको ऐसे
सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पे नज़र आ रहा होगा आपको शॉर्ट ट्रिक जो हमारे पास हो जाएगा स्टूडेंट्स, ऐसे लिखिए क्या निकालना है, A रेशो B रेशो C। चलो कोई दिक्कत नहीं है। A रेशो B कितना दिया है 1 रेशो 2, तो यहाँ 1 यहाँ पे 2, क्योंकि A की जगह पे 1 B की जगह पे 2। और B रेशो C कितना दिया है 2 रेशो 3, तो नीचे वाली लाइन में लिख दो एक कंडीशन को जस्ट नीचे, दूसरी कंडीशन को उसके भी नीचे। और ऐसा क्यों लिखा बच्चों हमने, क्योंकि A रेशो B 1 रेशो 2 है और B रेशो C 2 रेशो 3 है। कितना टाइम है 1 मिनट, तो एक बार फिनिश कर देंगे इसको। स्टूडेंट्स फिर कैसे करना है इसको सॉल्व, देखो तरीका ये है, तरीका है इस तरह से कि देखो एक बार यूं, फिर यूं मल्टीप्लाई, फिर यूं मल्टीप्लाई, समझना, यूं फिर यूं, एक बार सीधा एक बार क्रॉस। तो देखो 2 इंटू 1 विल बी 2 रेशो 2 2 जा 4 रेशो 2 3 जा 6। क्या इसको हम 1 रेशो 2 रेशो 3 नहीं लिख सकते? आ गया आंसर। ये होता है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई नीचे, फिर इसको ऊपर, फिर इसको नीचे, ये तरीका आता है। इन दोनों का प्रोडक्ट हमें A के बारे में बताएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट B के बारे में बताएगा, इनका प्रोडक्ट C के बारे में बताएगा। स्टूडेंट्स अगर मान लो इसमें आप फिर भी उलझ रहे हो तो वापस से इसको लिख दो, वापस से लिख दो, आप लिख दो A रेशो B रेशो C। A और B के नीचे लिख दिए 1 रेशो 2 और B और C के नीचे लिख दीजिए 2 रेशो 3। जो खाली जगह बच जाए उसमें हमेशा उसके पास वाला नंबर लिख दो। तो जरा बताओ 2 के पास खाली जगह है तो 2 लिख दो, इस 2 के पास भी यहाँ खाली जगह है तो यहाँ भी 2 लिख दो। अब सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दो, सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दो। ये लो ए एक बार, चलो जी 2 1 कम 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6 और 2 4 6 को हम लोग 1 2 3 लिख सकते हैं। समझ में आया बच्चों? तो चलिए स्टूडेंट्स हम लेक्चर को यहीं पे फिनिश करते हैं, फिर हम नेक्स्ट पार्ट में एक इस पे एग्जाम्पल 1 2 हम और ले लेंगे और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और कुछ बहुत